अब ये रक्षा व्यय क्या है सर? रक्षा व्यय है मतलब डिफेंस पे खर्चा। भैया युद्ध लड़ने जाओगे तो डांडिया तो लेकर के जाओगे नहीं कि हाँ चलो डांडिया खेलते हैं। वहां पे तो क्या चाहिए? तोप चाहिए, गोले चाहिए, बारूद चाहिए आपको। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है इतिहास से प्यार। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इतिहास का अध्याय 2, भारत में राष्ट्रवाद। आप लोगों को काफी दिनों से इंतजार था हिस्ट्री से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो जो आपके मन में एक मानसिकता बनी हुई कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है, हमें उसे पढ़ना नहीं है, वो तो बहुत गंदा सब्जेक्ट है, उसको तो देखते ही क्या होता है उसको देखते तो भैया हमें इसी प्रकार से क्या है नींद आने लग जाती है सर। हम तो क्या है कॉपी किताब बंद कर करके बिल्कुल सो जाते हैं। तो भैया आज सबसे पहले तो ये हिस्ट्री का जो वर्ड है ना, ये इतिहास जो शब्द है, इसी शब्द को समझ लो, क्योंकि ये जो संसार है ना, ये संसार शब्दों में ही समाया हुआ है। हिस्ट्री क्या बोलती है भैया? हिस्ट्री के शब्द को देखो, हिस्ट्री क्या कह रहा है, हिस्ट्री को समझने की कोशिश करो। हिस्ट्री क्या कहना चाहता है? हिस्ट्री कह रहा है हाई स्टोरी। क्या कह रहा है? हाई स्टोरी। भैया स्टोरियों से हाई करनी है, दोस्तों से दोस्ती करनी है हमें, किससे? कहानियों से। ठीक है, कहानी वही कहानी जो आपने बचपन में दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, पापा से, मम्मी से, चाचा से, चाची से, भैया से, दीदी से, किसी ना किसी से तो सुनी होगी। तो भैया हिस्ट्री में भी क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमें कहानियां पढ़नी है, हमें हाय करना है, दोस्ती करनी है, किससे? कहानियों से। हमें सिर्फ कहानियां सुननी है। तो आज के बाद कोई नहीं बोलेगा हिस्ट्री, आज के बाद बोलोगे हाई स्टोरी। हाई स्टोरी, हमें स्टोरी से दोस्ती करनी है। इसी इतिहास में भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। हमें स्टोरियां पढ़नी है, किसी प्रकार का कोई लोड नहीं लेना, सब्जेक्ट की तरह पढ़ो ही मत। यह जानो कि हम लोग हमारे देश के बारे में जान रहे हैं, हम हमारे मिट्टी के बारे में जान रहे हैं, हमारे पूर्वजों के बारे में जान रहे हैं। कहानियों की तरह इसको समझो और मैं भी आपको कहानियों की तरह ही समझाऊंगा। अब इतिहास का इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, उस चीज को समझो। इतिहास के लिए मार्कस ग्रेवी ने क्या कहा है? पीपल विदाउट नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री, ओरिजिन एंड कल्चर इज लाइक अ ट्री विदाउट रूट्स। अगर मान लो एक पेड़ के क्या है, जड़ ही नहीं है, तो वो तो बेकार है। उसी प्रकार से अगर किसी इंसान को अपने इतिहास के बारे में नहीं पता है, उसको अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता है, उसको अपने ओरिजिन उत्पत्ति के बारे में नहीं पता है, तो वो इंसान भी बिल्कुल बेकार है। जिस प्रकार से जड़ पेड़ के लिए है, उसी प्रकार इतिहास इंसान के लिए है। इतिहास की बहुत इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में होती है। तो हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वह क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। तो हम लोग शुरू कर चुके हैं राष्ट्रवाद की कहानी मनीष सर की जुबानी, और चलो राष्ट्र को समर्पित करते हैं ये जवानी। हमारा तन, हमारा मन और हमारा धन सब कुछ क्या है? राष्ट्र को समर्पण होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और राष्ट्र ही क्या है? सर्वोपरि होना चाहिए, और राष्ट्र को ही हम लोग आगे देश, पूरे विश्व में विश्व गुरु बनाकर खड़ा करना चाहते हैं। हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रवाद। आप लोग कह रहे हो सर ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद है क्या ये राष्ट्रवाद? तो राष्ट्रवाद ही अब हम लोग जान लेते हैं कि भैया राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद के बारे में जानते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद भावना है जिसमें अपने राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होता है एवं अपने राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से बेहतर बनाने का सपना होता है। यह हमारा लगाव है, अपनेपन की भावना है कि भैया मेरा राष्ट्र ये मेरा है, मेरा है ये राष्ट्र, ये देश मेरा है, और इस देश को दुनिया में सबसे बेहतर बनाओ, जितने भी राष्ट्र हैं उन सबसे बेहतरीन बनाओ। यही क्या है? राष्ट्रवाद है। आप सड़क पे चलते कचरा उठा के डस्टबिन में डालते हो, साहब आप राष्ट्रवाद का काम कर रहे हो। आप राष्ट्रपति से लेकर के मजदूर तक सबकी इज्जत करते हो, आप राष्ट्रवादी हो। आप किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करते हो, आप राष्ट्रवादी हो। आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, आप राष्ट्रवादी हो। और आप हमारा ये लेक्चर देख रहे हो तो भी आप राष्ट्रवादी हो। राष्ट्रवाद का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है कि हमारे मन में सिर्फ यही भाव होना चाहिए कि देश के लिए तन, मन, धन सब कुछ समर्पित कर दूंगा, और मेरा देश क्या है? दुनिया में सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे टॉप पर अगर कुछ हो तो क्या हो? भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है? मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं मेजर ध्यानचंद जी की। आज की जनरेशन कहती है कि सर देश ने दिया क्या है हमें? गरीबी देख लो, देश में इतना पिछड़ापन देख लो, और सर अमेरिका में तो वो चीज है, इंडिया में क्या है? सर ऑस्ट्रेलिया में वो चीज है, इंडिया में क्या है? इंडिया दे क्या रहा है हमें? सर मैं तो पढ़ लिख कर अमेरिका चला जाऊंगा, सर मैं पढ़ लिख कर ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा। तो मेजर ध्यानचंद जी का एक किस्सा सुनो। मेजर ध्यानचंद जी जर्मनी में हॉकी खेल रहे थे, हॉकी का जादूगर कहा जाता था उन्हें। वो हिटलर भी वहां पे बैठा था। तो जब मेजर ध्यानचंद जी दे दनादन गोल दाग रहे थे ना बच्चों, तो हिटलर अपने गार्ड को भेजता है और बोल जा उसकी हॉकी लेकर के। कुछ तो बात है, ऐसे कौन गोल दाग सकता है यार? हमारे वाले तो एक नहीं दाग रहे, इसने इतने दाग दिए, हमारे वाले नहीं दाग रहे, इसको कुछ हॉकी लाओ। हॉकी तोड़ दी भैया, नई हॉकी दी मेजर ध्यानचंद जी को, और ध्यानचंद जी फिर भी ना रुके ना थके और दनादन गोल ही दाग रहे थे। उसके बाद मैच खत्म होने के बाद क्या होता है? ध्यानचंद जी को अपने कमरे में बुलाता है, बोले मेजर क्या करते हो?
बोले सर हॉकी खेलता हूं इंडिया के लिए और इंडियन आर्मी में हूं। बोले इंडिया ने तुम्हें दिया क्या है, तुम जर्मनी के लिए हॉकी खेलो, तुम्हें माला माल कर दूंगा। तो फिर है ना ध्यानचंद जी क्या कहते हैं, यही राष्ट्रवाद है। ध्यानचंद जी कहते हैं मिस्टर हिटलर सुन लो, कान खोल के सुन लो, आज तो आपने ये बात बोल दी है, आइंदा जीवन में मत बोलना कि भारत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे आगे ले जाए, ये मेरे राष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे आगे ले जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं राष्ट्र को आगे ले जाऊं। तो राष्ट्र ने हमें क्या दिया ये महत्व नहीं है, आप राष्ट्र के लिए क्या करते हो, यही राष्ट्रवाद है। और सिर्फ मन में एक ही बात रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो तिरंगा लेकर के ये बच्ची घूम रही है ना, ये तिरंगा का सर्वोपरि सम्मान होना चाहिए, सब जगह क्या है तिरंगा लहराना चाहिए। ठीक है, ओलंपिक में हम लोग तिरंगा लहरा चुके हैं, पैरा ओलंपिक में हम तिरंगा लहरा रहे हैं, सारी जगह क्या है सिर्फ और सिर्फ ये तिरंगा लहराता रहना चाहिए। यही हमारे लिए राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्र को दुनिया में सबसे बेहतरीन बनाना ही क्या है, राष्ट्रवाद है। अब आप लोग पूछोगे सर भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। भैया भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ सर ये बताओ, क्या हम लोग शुरुआत से ही राष्ट्रवादी हैं, क्या बचपन से जिस दिन से भारत की स्थापना हुई है उसी दिन से भारत राष्ट्रवादी है। ये राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो कब हुआ भैया, ये उदय कब हुआ, जब औपनिवेशिक शासन का दौरान चल रहा था। औपनिवेश जो शासन चल रहा था उस शासन की बात हम लोग कर रहे हैं। ये शासन कौन सा है, ब्रिटिशर्स का शासन है भैया। किसका शासन है, ब्रिटिशर्स का जो शासन है उस शासन की हम लोग बात कर रहे हैं। अंग्रेजों का शासन है, उनको लात मारकर देश से भगाने के लिए उस समय क्या हुआ, देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लोगों में भावना जगे कि नहीं भैया मेरे देश पे आकर के ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो मेरा देश है, भगाओ इनको। अब ये औपनिवेशिक जो शब्द है ना, ये शब्द बहुत से लोगों को परेशान करता है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं, आज दिमाग में इसको बिठा लीजिएगा। भैया देखो, एक होता है कप्तान और एक होता है उपकप्तान। एक होता है कप्तान, एक होता है उपकप्तान। कप्तान इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर उपकप्तान का। एक होता है निवास। भैया आप निवास, आप कहां रहते हो, तो भैया हम एक जगह रहते हैं, वो जहां मेन जगह है वो हमारी निवास है। और एक आ जाता है उपनिवास, तो हम जहां दूसरी जगह, ये हमारी मेन जगह नहीं है, हम दूसरी जगह जाकर के रह रहे हैं, उपनिवास है। तो ये भी क्या है, औपनिवेशिक है। तो औपनिवास, वापस बोलो औपनिवास, तो दूसरी जगह आकर के हम लोग रूल कर रहे हैं। इसका जो इंग्लिश में मीनिंग होता है वो मतलब होता है कॉलोनी। तो आप कॉलोनी बसा रहे हो, दूसरे देशों में जा जाकर के कॉलोनी बसा रहे हो, दूसरी जगह जाकर के अपना निवास स्थान बना रहे हो। पहला तो ब्रिटिशर्स का कहां पर है, इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है, तो सबसे पहला तो निवास स्थान उनका वो है। और उपनिवास औपनिवेशिक शासन कहां पर है, भारत में औपनिवेशिक शासन कर रहे हैं। तो सर क्या सिर्फ और सिर्फ ये अंग्रेज ही भारत में है, अंग्रेजों के अलावा भारत में और कोई भी नहीं है? तो अंग्रेजों से पहले, ब्रिटिशर से पहले भारत में कौन आया भैया? भैया सबसे पहले अगर भारत में कोई आया तो वो पुर्तगाली आया। ये पुर्तगाल यहाँ पे बहुत छोटा सा देश है भैया, यहां से पुर्तगाल आए। कब आए सर, 1498 में, 1498 में ये भारत आए। और कौन आया, वास्को ड गामा आया। वास्को ड गामा भारत आया, और जब वो भारत आया ना तो भैया यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया। और भारत में क्या है भैया, मसाले प्रसिद्ध है भारत के, इसलिए ही भारतीय हर बात में मसाला लगा लगा कर क्या है एक पास करते जाते हैं। मुझे कुछ बात पता चली, मैंने मसाला लगाया, दूसरे को बता दिया, उसने और मसाला डाला, उसने और आगे बढ़ा दी। तो मसालों में तो भारत हमेशा से क्या है, प्रसिद्ध रहा है। भारत सोने की चिड़िया था। तो वास्को ड गामा जब यहां पर आया, व्यापार करना उसने शुरू करा। और जब वो अपने जहाज भरकर यूरोप लेकर के जाता था ना भैया, 10 रुपए के सामान को 100 रुपए में उसने बेचना शुरू कर दिया। 10 रुपए के सामान को 100 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। जब ये चीज यूरोप के दूसरे देशों ने देखी तो क्या हुआ, डच भी गए, फ्रांस वाले, फ्रेंच भी गए, सब धीरे धीरे क्या है, भारत पहुंचने लगे और भारत में अपना व्यापार करना उन्होंने शुरू कर दिया। जब इन सबको देखा तो भैया ब्रिटेन बोला हम कैसे रुक जाएं, हमें भी भारत जाना चाहिए, हमें भी भारत जाना चाहिए। तो फिर सबसे पहले तो 1498 में वास्को ड गामा आया है, फिर डच आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, और उसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं। ब्रिटिशों की जुल्म की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं, ब्रिटिशर्स भारत आए, उन्होंने एक काम बहुत बढ़िया करा कि ये जो डच, फ्रेंच और पुर्तगाल जो देश में अपना दबदबा बना करके बैठे थे, इनको कमजोर कर दिया, इनको कमजोर कर दिया, पर खुद का प्रभुत्व बढ़ाता गया। और धीरे धीरे किस प्रकार से वो व्यापार से राजनीति की तरफ बढ़ता है वो हम लोगों को देखना है। भारत में अंग्रेजों का आगमन, वैसे तो ये सारे के सारे अंग्रेज है, ये सारे के सारे अंग्रेज है, पुर्तगाल, डच, फ्रेंच, सभी अंग्रेज है। पर अंग्रेज हमारी नजर में तो कौन है भैया, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही अंग्रेज है। ठीक है, जो फिरंगी हम लोग कहते हैं, गोरे लोग जो कहते हैं, वो किसको, ब्रिटिशर्स को ही कहते हैं। तो जब भैया ये बात पता चली, पुर्तगाली तो क्या है, जहाज भर करके ला रहे हैं, तो अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों का जो वहां का व्यापारिक समूह है, ये कौन है भैया, ये वहां का व्यापारिक समूह है। व्यापारिक समूह का मतलब क्या होता है,
मर्चेंट ग्रुप है जो वहां पे व्यापार करता है, ट्रेड करता है। ये एक ग्रुप क्या हुआ, रानी के पास गया। रानी कौन है, एलिजाबेथ है। रानी के पास गया, बोला रानी जी हमें क्या कर दो, इस पत्र पे साइन कर दो, इस लेटर पे साइन कर दो। तो रानी शर्माती हुई बोली कौन से पत्र पे साइन करना है। तो ये व्यापारी समूह कहता है बुढ़िया, बुढ़ापे में तेरा दिमाग सटका गया है, अब इस उम्र में कौन सा पत्र आएगा। ये क्या है, एक ऐसा पत्र है जिससे हम लोग क्या है, विदेश में जाकर के व्यापार कर सके, भारत में जाकर के व्यापार कर सके। तो भारत में जाने के लिए क्या है, ये रानी से साइन करवाते हैं। तो रानी बोलती है भैया तुम्हारे ग्रुप का नाम क्या है, क्या लिखूं कि हाँ भैया ये इंग्लैंड से ये लोग जा रहे हैं, इनको व्यापार करने की परमिशन दे दो, क्या नाम है तुम्हारा ग्रुप का। व्यापारी समूह बोला वाह यार, रानी ने ये बात तो बहुत बढ़िया करी है। बोले रानी जी अब आप ही बता दो क्या नाम रखना है। तो रानी ने बोला तुम कहां जाना चाहते हो। बोले हम इंडिया जाना चाहते हैं। बोले इंडिया किधर है। बोले इंडिया तो ईस्ट में है रानी जी, तो इसका कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रख दो, इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही रख दो, क्योंकि ईस्ट उस साइड में है और इंडिया कहां पर है, ईस्ट में है, और तुम एक कंपनी की तरह वहां पर जाओगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ये जो व्यापारिक समूह रानी से परमिशन लेने आता है, ये परमिशन कब लेता है, 31 दिसंबर 1599 में ये परमिशन लेता है, और 1600 में ये भारत आ जाता है। ये जो व्यापारिक समूह आता है इसी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, और ये 1600 में क्या है, भारत आ जाता है। तो कब आया है, 1600 में आया है। ब्रिटेन का व्यापारिक समूह भारत में व्यापार करने के लिए एलिजाबेथ से अनुमति मांगता है। तो किस लिए एलिजाबेथ से अनुमति मांगी है, व्यापार करने के लिए। अब आप बोलोगे, बोले सर क्या है कि व्यापार हमारे देश में करेगा, हाँ, और क्या है परमिशन किससे ले रहा है, वहां की रानी से ले रहा है, ये कैसी बात हुई। अरे तो भैया यहाँ पे जो राजा बैठा है, यहाँ पे जो रानी बैठी है, भारत के राजा रानी को क्या दिखाएगा कि हाँ भैया चलो ठीक है मुंह उठा के आ गए, हमें व्यापार करने दो, नहीं, वो कहेंगे देखो महाराज हमें वहां की रानी ने परमिशन दी, अब आप भी राजा वो भी राजा, दोनों बराबर, मानो तो सही। भैया हम भी तो यहां से जैसे मान लो विदेश जाते हैं तो पासपोर्ट लेकर जाते हैं, वीजा लेकर जाते हैं, सरकार की क्या है एक सील लगी हुई रहती है कि हाँ भाई सरकार ने क्या है हमें वैलिड कर रखा है, इसलिए हम लोग लेके जा रहे हैं, तो वो जरूरी है। तो वहां की रानी से परमिशन लेकर आना भी ही जरूरी है, तो इसलिए क्या है उन्होंने एलिजाबेथ से परमिशन ली। इस व्यापारिक समूह का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा जाता है। यह समुद्र के रास्ते से भारत में आकर के अपना व्यापार शुरू कर देता है। तो ये समुद्र के रास्ते से भारत में आता है और अपना व्यापार शुरू कर देता है। ये उस समय का क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है, सील है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिससे कि वो अपना व्यापार करना शुरू कर देता है। अब देखो क्या हुआ, अब जब वो भारत में आए ना तो पहले तो धीरे धीरे व्यापार कर रहे थे, पर जब उन्होंने क्या करा, फ्रेंच को हराया, डच को हराया, पुर्तगालियों के साथ लड़ाई करी, जब सबके साथ सबको कमजोर कर दिया ना, तो फिर उनके मन में क्या है, लालच जग गया। उनके मन में लालच जग गया। इतने दिन तक तो क्या कर रहे थे भैया, 1600 से लेकर के 1757 तक, 1600 से लेकर के 1757 तक तो क्या है, सारे के सारे युद्ध वो भारत के लिए लड़ रहे हैं। जो भारत में विदेशी शक्तियां राज कर रही है उनको हराने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, पर 1757 में वो भारत के लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं। और 1757 में पहली लड़ाई करते हैं, प्लासी का युद्ध। कब हुई है, 1757 में हुई है। कब हुई है, 1757 में हुई है, दिमाग में बिठा लो कब हुई है, किस किस के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है, जो व्यापार करने आई थी, अब क्या कर रही है, राजनीति कर रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, और बंगाल जो आज हम देखते हैं तो बहुत छोटा है बच्चों, बांग्लादेश और भी बड़ा हिस्सा उस समय बंगाल का था, और जो बंगाल का राजा था उसे हम क्या है, बंगाल का नवाब कहते थे। तो इन दोनों के बीच में क्या है, लड़ाई हो जाती है। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेड था और उसकी सेना उसके साथ थी, और इधर कौन थे, बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला थे। तो पहली बार क्या है, अंग्रेजों को देश से बाहर लात मारकर भगाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। परंतु क्या होता है, मैं बार बार कहता हूं, देश को बर्बाद गद्दारों ने कराया है, और गद्दार क्या है, गद्दारों ने साथ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का, गद्दारों ने साथ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। और क्या बोला, बोले अगर हम लोग जीत गए तो हमें क्या मिलेगा, बोले सिराजुद्दौला को हरा दो, तुम्हें नवाब बना देंगे। तो क्या हुआ भैया, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव है और एक तरफ सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला कहता हिट मी, रॉबर्ट क्लाइव कहता नहीं, पहले तुम हिट करो, ठीक है। दोनों के बीच में बिल्कुल तनातनी हो जाती है, माहौल बिल्कुल गर्मा जाता है, बादल गरजने लग जाते हैं और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर दुख की बात यह है कि कौन जीत जाता है भैया, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। रॉबर्ट क्लाइव की सेना है ना जीत जाती है, और हमारे सिराजुद्दौला साहब हार जाते हैं।
सिराजुद्दौला साहब हार जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली लड़ाई भारत के खिलाफ क्या होती है, सफल होती है। अगर इसी समय हम लोग क्या है अंग्रेजों को हरा देते, सिराजुद्दौला का साथ दे देते, तो क्या होता, रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी देश को छोड़ करके चली जाती और जो 200 सालों तक का शासन था वो हमारे देश में नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए उस समय ये जीत गया। यहां पर भी इनके हौसले और भी बुलंद हो गए। पहले ही शोषण कर रहे थे और भी शोषण धीरे धीरे इन्होंने क्या है शोषण को बढ़ा दिया और क्या करा, फिर दूसरी लड़ाई लड़ते हैं बक्सर का युद्ध। कब? 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में किस किस के बीच में हुआ भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल तथा नवाब। तो मुगल तथा नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। बक्सर का युद्ध होता है 1764। इस बार कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी से हेक्टर मुनरो है और इधर के 3 लोग हैं, 3 लोगों की टीम है। बंगाल के नवाब मीर कासिम, तो मीर कासिम सिराजुद्दौला की लड़ाई में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए उतर जाता है कि हाँ भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, और बंगाल का नवाब इसको बना दिया गया। पर समय के साथ इसको लगा कि यार अंग्रेज तो हम पे शोषण कर रहे हैं, हम पे अत्याचार कर रहे हैं, हमसे ज्यादा टैक्स लेते हैं, तो उस प्रकार से इसका भी दिमाग खराब हो गया। अगर ये उस दिन साथ दे देता सिराजुद्दौला का प्लासी के युद्ध में, तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। उसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला, वो सिराजुद्दौला था, ये शुजाउद्दौला है, और मुगल बादशाह शाह आलम, इन दोनों के बीच में बहुत गजब की तनातनी होती है, गजब की लड़ाई होती है, फाइटिंग की होती है। पर दुख इस बात का है, फिर से कौन जीत जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तो 1757 और 1764 यहां से ये क्या हो गया कि भैया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना प्रभुत्व दिन पर दिन बढ़ाती जा रही है, भारत में अपने पैर पसारती जा रही है। अब हुआ क्या भैया, जब 1757 की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत ली, 1764 की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत ली, तो भैया मतलब जो कंपनी व्यापार करने आई थी, ये देखो बहुत ध्यान से चीज को समझना, जो कंपनी व्यापार करने आई थी वो कंपनी क्या कर रही है? राजनीति कर रही है। ये राजनीति तो है, उसको हराया, उससे भैया आपको तो व्यापार से मतलब है ना, व्यापार करो, राजनीति क्यों करनी है? पर जब ये व्यापार से राजनीति करने लगे तो भारत से ज्यादा चिंता किसको हो गई? वहां पे बैठी महारानी को हो गई, वहां पे बैठी सरकार को हो गई। कहां की? ब्रिटेन की। चिंता किस बात की हो रही है यार? कल को ये भारत पे पूरा राज जमा लेंगे तो हमारा क्या होगा? ये तो हमको टैक्स भी नहीं देंगे, फिर ये तो हमसे बात करने छोड़ देंगे, सारा का सारा राज ये तो भारत पे खुद जमा लेंगे। और दूसरा क्या था, जो दूसरे व्यापारिक समूह थे वो जाकर के बोले सारा का सारा व्यापार वही क्यों कर रहे हैं, हमें भी करने का मौका दो। तो क्या हुआ, एक तो अंग्रेजों को डर लग गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो व्यापार करने गई थी, अब ये धीरे धीरे क्या है भारत में राजनीति करना शुरू कर देती है। भारत से ज्यादा अगर किसी को डर लगा तो वो वहां की सरकार को लगा, वहां के राजा रानी को लगा। तो उससे हुआ क्या कि ये जो व्यापार करने आए थे, जो राजनीति करने लगे थे, तो 1773 से सरकार क्या है, चार्टर एक्ट लेकर के आती है। चार्टर एक्ट या हम इसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। तो चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से सरकार लेकर के आती है और धीरे धीरे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी पे पाबंदियां लगा दी जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रोका जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को रोका जाता है, टैक्स में सरकार बढ़ोतरी कर देती है, ज्यादा रेवेन्यू इनसे जनरेट करती है कि भाई ज्यादा पैसा तुम हमें दो। कौन? किसको दो? वहां की जो ब्रिटेन की सरकार बैठी है उसको दो। 1773 से क्या है, सरकार धीरे धीरे क्या ईस्ट इंडिया कंपनी पे लगाम लगाती है। और 1857 में क्या होती है भैया, 1857 में होती है क्रांति, रिवॉल्यूशन होता है। और जब 1857 की क्रांति होती है तो उसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है और वहां की सरकार सोचती है बहुत बढ़िया मौका है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दो। 1857 में हटा दिया जाता है और 1858 में क्या होता है, यहां पे सीधा का सीधा जो राज है वहां पे क्राउन का चलेगा। किसका क्राउन? मतलब राजा या रानी का राज चलेगा। अब भारत पे किसका राज है? ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है, अब राजा और रानी का राज है। और जो आज तक चार्टर और रेगुलेटिंग एक्ट आ रहे थे, अब आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है? मतलब भाई जो वहां की सरकार है वो भारत की भी सरकार हो गई अब, ठीक है। तो भारत की सरकार के कानून किसके लिए? भारत के लोगों के लिए होंगे। तो 1858 से सरकार ने यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाना शुरू कर दिया था। तो अब मैं ये चीज समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार से इन्होंने क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करा और 1857 में पूरी तरीके से ही क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाता है। 1857 में क्या होता है, क्रांति के बाद से सीधा भारत पे क्राउन का राज चलने लगा। क्राउन मतलब राजा या रानी का राज चलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, बिल्कुल हटा दिया गया। और 1857 की क्रांति के जो शुरुआत करने वाले महापुरुष है वो कौन है? मंगल पांडे जी है। ये मंगल पांडे जी का आपको हमने चित्र दिखाया।
1857 की क्रांति के बाद 1858 में सरकार यहाँ पे बैठने लग जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाने लग जाती है और 1885 में क्या होता है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ। ये वही कांग्रेस है, ये वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसने अपने आंदोलन में मुख्य किरदार निभाया। ये वही कांग्रेस है जिससे महात्मा गांधी जुड़े हुए थे, ये वही कांग्रेस है जिससे सरदार पटेल जुड़े हुए थे, ये वही कांग्रेस है जिससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जैसे महापुरुष लोग जुड़े हुए थे। इस कांग्रेस ने पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब क्या हो जाता है, यहां तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया ना सब कुछ आधार था, यह आपकी किताब में बिल्कुल नहीं दिया हुआ, पर आपको पता तो होना चाहिए ना कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी आई कैसे, कैसे व्यापार शुरू हुआ। और व्यापार करना जब उन्होंने शुरू कर दिया, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करा, तब तक ठीक था, पर वो व्यापार से जब राजनीति करने लग गए तो क्या हो गया, वहां क्राउन कि पैरों तले जमीन हिल गई और क्राउन ने बोला आज से तुम हट जाओ। भैया मुझे आज एक बात बताओ, अगर आज अंबानी राजनीति करने लगेगा तो मोदी जी को पसंद आएगा क्या, नहीं आएगा भैया, बोलेगा तू व्यापार करना, राजनीति क्यों कर रहा है। हाँ, तो उसी प्रकार से क्या हो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार की जगह राजनीति करने लगी तो वहां की सरकार को पसंद नहीं आया, बोला यार राजनीति मत करो, राजनीति का काम हमारा, तुम्हें व्यापार के लिए भेजा था, व्यापार करो। तो यहां तक की स्टोरी ये चलती है। पर अब आ जाते हैं हम हमारे मुख्य, शुरुआत करते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। 1914 से 1918 क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ किस किस के बीच में, केंद्रीय शक्तियां और संबंध शक्तियां, दो बड़े पावर में पूरी दुनिया बढ़ चुकी थी। और उस समय क्या था, औपनिवेशिक शासन का दौर चल रहा था। अगर इंग्लैंड के अंडर में जो भी देश है वो इंग्लैंड की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे, और जो देश जिस भी देश के अंडर में है, जिसने भी उपनिवास कर रखा है जहां पर, वो देश उसी की तरफ से लड़े। तो दो ग्रुपों में पूरी दुनिया बढ़ गई, केंद्रीय शक्तियां और संबंध शक्तियां। केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन है, जर्मनी, ये रही जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ये रही टर्की। और दूसरी तरफ संबंध शक्तियों में कौन कौन है, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ओके, इटली। तो यहां पे जितना भी आपको पूरे येलो येलो पार्ट में दिख रहा है वो सभी क्या है, किसकी तरफ से, संबंध शक्तियों, एलाइड पावर्स की तरफ थे। अब बात आती है भारत ने किसकी तरफ से साथ दिया, प्रथम विश्व युद्ध और भारत। भाई पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसका और भारत का क्या रिलेशनशिप था वो जानते हैं। तो पहले वर्ल्ड वॉर में भारत ने ब्रिटेन की तरफ से विश्व युद्ध में भाग लिया। अब भारत ने ब्रिटेन की तरफ से विश्व युद्ध में भाग क्यों लिया, उसके दो कारण थे। पहला कारण तो क्या था, यह था क्योंकि यहां पर ब्रिटेन का राज चल रहा है, तो इसलिए क्या है, ब्रिटेन को जरूरी था उनकी तरफ से सपोर्ट लेना। दूसरी बात, उस समय के जो बड़े नेता थे उन्होंने भी क्या करा कि भारत बोला कि हम ब्रिटेन की तरफ से विश्व युद्ध लड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा होगा ब्रिटेन खुश हो जाएगा और हमें आजाद कर देगा। वैसे ही मुगेम्बो खुश हुआ, तो मुगेम्बो खुश हुआ ही नहीं और हमें आजाद भी नहीं करा, तो ब्रिटेन ने हमारे तरफ से लड़ाई भी लड़ ली, हमें लड़ाई में लड़वा भी दिया और हमें कोई फायदा नहीं दिया। अब हुआ क्या, जब विश्व युद्ध हुआ भैया, यहां पे जब विश्व युद्ध हुआ तो अब विश्व युद्ध होगा तो रक्षा व्यय बढ़ेगा। अब ये रक्षा व्यय क्या है सर, रक्षा व्यय है मतलब डिफेंस पे खर्चा। भैया युद्ध लड़ने जाओगे तो डांडिया तो लेकर के जाओगे नहीं कि हाँ चलो डांडिया खेलते हैं, वहां पे तो क्या चाहिए, तोप चाहिए, गोले चाहिए, बारूद चाहिए आपको, तो वो जब चाहिए तो उस पर पैसा लगता है। जो पैसा हम रक्षा पे खर्चा कर रहे हैं, डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, रक्षा व्यय हो जाता है। क्या है, डिफेंस एक्सपेंडिचर हो जाता है। ये रक्षा व्यय जब बढ़ गया, रक्षा व्यय बढ़ गया तो क्या करा, भारत के लोगों पे सरकार ने कर बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, ज्यादा से ज्यादा तुम लोग टैक्स दो। टैक्स भी दे दिया तो उससे क्या हुआ, महंगाई भैया बहुत हाई महंगाई हो गई, हर चीज के जो दाम है वो सरकार ने बढ़ा दिए, महंगाई बहुत कर दी। तो इससे क्या हुआ है, यहाँ के लोगों में और भी गुस्सा बढ़ गया। अब धीरे धीरे क्या है, लोग विद्रोह की तरफ उठेंगे और विद्रोह करना अंग्रेजी सरकार का शुरू करेंगे। और एक और जो गुस्सा लोगों में था वो था जबरन भर्ती का। जबरन भर्ती कराई गई, गांवों से लोगों को उठा उठा के बोला तुम चलो विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ो, ब्रिटेन के लिए लड़ाई लड़ो। तो जबरन भर्ती का गुस्सा था, महंगाई का गुस्सा था, सभी प्रकार से क्या है, एक तो विश्व युद्ध में हमें साथ में लेकर भी हमें कोई फायदा नहीं दिया, और दूसरा जब विश्व युद्ध जीत गए उसके बावजूद भी क्या है, रक्षा व्यय भी बढ़ा, कर भी हमारे ऊपर ही लगाया, टैक्स भी इंडिया के ऊपर ही लगाया, जीते तुम और टैक्स हम दे, उसके बाद महंगाई भी बढ़ा दी। और उस प्रकार से पूरी तरीके से जो हमारे देश के लोग हैं वो पूरी तरीके से क्या है, अब जो अंग्रेजी शासन उससे दुखी हो जाते हैं और अब विरोध की शुरुआत होगी। पर विरोध की शुरुआत करने के लिए क्या है भैया, हम लोगों को एक ऐसे नेता की जरूरत है, एक ऐसे महापुरुष की जरूरत है जो धमाकेदार एंट्री करे और अंग्रेजों को क्या है, देश से बाहर निकाल कर भेज दे। तो उस नेता से, उस महापुरुष से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलाऊंगा।
आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आपका हिस्ट्री का डर भागा या नहीं भागा? हिस्ट्री के लिए सोच बदली या नहीं बदली हाई स्टोरी के नाम से? और ऐसा इतिहास आपने कभी पढ़ा हो तो वो भी बताइएगा। और अगर कोई कमेंट हो, कोई आपका डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछेगा। अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिएगा कि सर अब हम हो चुके हैं तैयार और होने लगा है इतिहास से भी प्यार। कोरोना महामारी को फैलाओ मत और हमारे वीडियोस को बिल्कुल सब तक फैला दो। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।